जिद्दू कृष्णमूर्ति और डॉक्टर डेविड बोम के संवाद में दोनों ने जीवन, ऊर्जा, विचार और समय के गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। यह वार्ता जीवन के उस सत्य की खोज करती है जो हमारी परिभाषाओं और धारणाओं से परे है। कृष्णमूर्ति के द्वारा प्रस्तुत विचारों का उद्देश्य हमारे आंतरिक अनुभवों की सच्चाई को समझना और समय और विचार के पार जाकर जीवन के गहरे अर्थ को खोजना है। इस संवाद में यह बताया जाता है कि हर व्यक्ति अपनी सोच और विश्वासों से बंधा होता है, लेकिन इन बंधनों को समझकर और उन्हें चुनौती देकर हम वास्तविक स्वतंत्रता और आंतरिक शांति को समझ सकते हैं। सर, हम कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है कहने को। बहुत कुछ है, पर यही नहीं समझ पा रहा कि शुरुआत कैसे करूं। ओह! सर, मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या मानवता किसी बुनियादी स्तर पर गलत दिशा में मुड़ गई है? गलत दिशा। हाँ, हो सकता है ऐसा बहुत पहले हुआ हो। मेरा भी यही मानना है। बहुत, बहुत पहले शायद कोई मोड़ आया था। हाँ, मैं बस इसकी जांच कर रहा हूं। हाँ, यही प्रतीत होता है, ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है, पर ऐसा क्यों लगता है? देखिए, जब मैं पूरी मानवता को देखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि उसने हमेशा कुछ बनने की कोशिश की है। बनना जैसे उसका मूल लक्ष्य हो। हाँ, शायद और मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है जो मैंने पढ़ी थी, जब इंसान पहली बार लूट-पाट और गुलाम बनाने में सक्षम हुआ, शायद 5 या 6000 साल पहले, उस मोड़ के बाद ऐसा लगा कि जीवन का केंद्र ही शोषण और नियंत्रण बन गया। हाँ, पर मेरा इशारा किसी और गहराई की ओर है। भीतर कुछ बनने की भूख। ओह! समझा। तो ज़रूरी है कि हम यह स्पष्ट करें कि भीतर की आकांक्षा उस बाहरी हिंसा और लालच से कैसे जुड़ती है। उस समय के लोग क्या बनना चाहते थे? उन्होंने तकनीक और औजारों को खोजने की बजाय अपने पड़ोसियों को लूटना और गुलाम बनाना क्यों चुना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो फिर सवाल है, वे बन क्या रहे थे? यही है, यही तो संघर्ष की जड़ है। हाँ, पर संघर्ष क्या था? अगर हम अपने आप को उस समय के इंसान की जगह रखें, तो क्या देखते हैं? संघर्ष केवल बाहर नहीं था, बल्कि अंदर एक गहरी उथल-पुथल थी। और हमें यही देखना है, उस आंतरिक संघर्ष की जड़ क्या थी? शायद वह विरोधी इच्छाओं के कारण था। यह हो सकता है कि हर धर्म, हर परंपरा इंसान को कुछ बनने की शिक्षा देता आया है। लेकिन लोग ऐसा करना चाहते क्यों थे? वे अपने जिस स्थिति में थे उसी में संतुष्ट क्यों नहीं रह पाए? यही तो, कुछ बनने में एक आकर्षण है, जो हर युग में दोहराया गया। क्या यह उस सच्चाई से बचने की कोशिश नहीं थी, जो सामने थी? या फिर उस सच्चाई का सामना ना कर पाने की वजह से हम लगातार किसी और दिशा में भागते रहे, हमेशा कुछ और बनने की ओर? हाँ, तो फिर वह कौन-सी सच्चाई थी जिसका सामना नहीं किया जा सका? यही तो सवाल है, किस सच्चाई से आंखें चुराएं? ईसाई कहते हैं मूल पाप। हाँ, लेकिन वह अवधारणा बहुत बाद की होगी, जबकि यह मोड़ उससे पहले ही आ गया था। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ संकेत कर रहा हूँ। हिंदू परंपरा में भी कर्म की बात आती है, वह भी पुरानी धारणा है। हाँ, लेकिन असली जड़ क्या है? हमने कहा कि कोई सच्चाई थी जिसे सहा नहीं जा सका और इसलिए इंसान ने कुछ बेहतर की कल्पना करना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर यह कल्पना एक निरंतर दौड़ बन गई और बेहतरी की ओर। देखिए देखिए, तकनीक के स्तर पर तो यह समझ में आता है, चीज़ों को बेहतर बनाना तर्कसंगत है।
लेकिन उन्होंने इसी विचार को भीतर भी लागू कर दिया। मुझे खुद भी बेहतर बनना है। हाँ, आंतरिक रूप से भी यह बनना शुरू हो गया। और ये सोच बन गई कि हमें सबसे बेहतर बनना है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इसकी जड़ कहाँ है? मुझे लगता है यह विचार की प्रकृति में ही है। विचार हमेशा किसी लक्ष्य की ओर प्रक्षिप्त होता है। क्या ऐसा नहीं हुआ कि बाहरी बदलाव का सिद्धांत, समय लेकर कुछ बेहतर बनाने का, धीरे-धीरे अंदर भी स्थानांतरित हो गया? हाँ, और इंसान को इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखा। उसे लगा जैसे बाहर वैसे भीतर भी। और उसने मान लिया कि अगर बाहरी दुनिया को समय लेकर बेहतर बनाया जा सकता है, तो अंदर भी यही प्रक्रिया काम करेगी। पर क्या यह सच है? क्या समय आंतरिक बदलाव का आधार बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि केवल समय ही एकमात्र कारक है। नहीं, नहीं, मेरा मतलब है बनने की प्रक्रिया जिसमें समय जुड़ा होता है। हाँ, लेकिन फिर सवाल है, समय ही क्यों समस्या बना? क्योंकि बाहर तो हम समय का उपयोग करते हैं और सब कुछ ठीक चलता है। एक हद तक ठीक चलता है, हाँ, पर भीतर यही हमें देखना होगा कि अंदरूनी दुनिया में समय इतना विनाशकारी क्यों बन जाता है। क्योंकि जब मैं कुछ बनने की कोशिश करता हूँ, तो वहीं संघर्ष शुरू होता है। लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि कुछ बनना तो स्वाभाविक है, तो फिर बनने की प्रक्रिया में समस्या कहाँ है? समस्या है संघर्ष में। ठीक है, अब बात समझ में आने लगी है। जैसे ही मैं बनने की दिशा में चलता हूँ, एक अंतहीन संघर्ष शुरू हो जाता है। हाँ, क्या हम देख सकते हैं कि यह संघर्ष बार-बार क्यों जन्म लेता है? हाँ, यह तो बहुत सीधी बात है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, बाहर अगर मैं अपनी स्थिति सुधारना चाहता हूँ, तो उसमें संघर्ष नहीं होता। हाँ, बाहर नहीं होता, लेकिन बात भीतर की हो रही है। हाँ, तभी यह इतना स्पष्ट नहीं है। ज़रूरी है कि हम इसे गहराई से देखें कि भीतर कुछ बनने की कोशिश संघर्ष क्यों बन जाती है। क्या हम यह कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया में तो चीजें आमतौर पर ठीक लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम वही सिद्धांत भीतर लागू करते हैं, तो वह एक गहरा विरोधाभास पैदा करता है। हाँ, और वह विरोधाभास असल में है क्या? जो है और जो होना चाहिए के बीच। हाँ, लेकिन देखें, बाहर भी तो कुछ ऐसा ही होता है। हम किसी स्थिति को लेकर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वह विरोधाभास ही नहीं लगता। हाँ, बाहर तो वह सामान्य लगता है, स्वस्थ, एक व्यवहारिक प्रक्रिया। हाँ, और इसीलिए अब सवाल यह है कि भीतर जब यही बात होती है, तो वह संघर्ष बन जाती है, जबकि बाहर वैसा नहीं होता। स भीतर वह एक केंद्र बना देता है, एक मैं का भाव, एक अहंकार का केंद्र। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या बाहर भी ऐसा होता है? नहीं, बाहर केंद्र बनाना जरूरी नहीं लगता। सही, लेकिन भीतर जब हम खुद को कुछ बनने के लिए बाध्य करते हैं, जो हम नहीं हैं, तो वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। हाँ, यही है, यह एक तथ्य है। हाँ, और ये बाहर संघर्ष नहीं होता क्योंकि वस्तुएं, पदार्थ सहज रूप से जो होना चाहिए में ढल जाते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि हमारा मस्तिष्क संघर्ष की आदत में पड़ गया है और अब वह किसी और तरीके से जीने की संभावना को ही नकार देता है? हो सकता है, लेकिन ये आदत तो बाद में आई होगी। हाँ, समझता हूँ। समय के साथ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संघर्ष तो अनिवार्य है और फिर वही चलता रहता है। हाँ सर, लेकिन हम तो संघर्ष की शुरुआत को समझना चाह रहे हैं, बस वहीं जाना है।
तो संघर्ष की जड़ क्या है? शायद हमने उसे छुआ है। जब हम कहते हैं कि हम अपने को किसी दिशा में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, एक ओर हम जैसे हैं वैसे ही बने रहना चाहते हैं, पर साथ ही कुछ और भी बनना चाहते हैं। तो दो विपरीत इच्छाएं एक साथ चलती हैं। हाँ, लेकिन मैं गहराई से समझना चाहता हूँ कि इस सब दुख, भ्रम, संघर्ष इनकी जड़ क्या है? उनका मूल क्या है? इसलिए मैंने शुरू में पूछा था, क्या मनुष्य ने कहीं कोई गलत मोड़ ले लिया है? क्या यह विभाजन मैं और मैं नहीं वहीं से शुरू हुआ? हाँ, शायद हम उसी बिंदु के पास आ रहे हैं। यह विभाजन मैं और मैं नहीं यहीं से शुरू होता दिखता है। हाँ, और यही सवाल है, यह मैं का निर्माण क्यों हुआ? मानवता ने इस मैं को क्यों बनाया? जब यह मैं आता है, तो वही संघर्ष लाता है। मैं और तुम, मैं बेहतर हूँ वगैरह वगैरह। शायद यह कोई प्राचीन भूल थी या जैसा आपने कहा एक गलत मोड़ जब हमने बाहरी दुनिया में चीजों को बांटना शुरू कर दिया और उस समय शायद लोगों के पास बेहतर समझ नहीं थी इसलिए वे बस वही करते रहे। हाँ, करते रहे। किसी दुर्भावना से नहीं, बस इसलिए कि वे और बेहतर नहीं जानते थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने यह नहीं देखा कि वे क्या कर रहे हैं। तो सर, क्या यह सब कुछ, यह पूरी जटिलता वहीं से शुरू हुई? हो सकता है यह उस मूल के बहुत करीब है। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगा कि वही एकमात्र उत्पत्ति है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है, हाँ, यही है, यही स्रोत है मैं, अहम या स्व का। शायद ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अगर यह मैं ही ना होता, तो कोई समस्या नहीं होती, ना संघर्ष, ना समय। समय उस अर्थ में बनना, ना बनना, होना, ना होना। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से उसी स्थिति में गिर जाएं जहां से पहले मैं की रचना हुई थी? रुको, रुको, यह देखो, क्या ऐसा संभव है कि वह ऊर्जा जो विशाल है, असीम है, वह मन में सिमट गई और मस्तिष्क उस असीम ऊर्जा को समेट नहीं सका और इसलिए उसने स्वयं को सीमित कर लिया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और यही सीमितता, यही मैं स्व अहम बन गई। मैं इसे पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कि यह हुआ, लेकिन सारे चरण नहीं देख पा रहा। जब आप कहते हैं कि ऊर्जा असीम थी और मस्तिष्क उसे संभाल नहीं सका, तो क्या मस्तिष्क ने यह निर्णय लिया कि वह उसे संभाल नहीं पाएगा? नहीं, वह वास्तव में उसे संभाल नहीं सका। लेकिन अगर वह नहीं संभाल सका, तो फिर तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। नहीं, नहीं, रुको, हमें इसमें धीरे-धीरे उतरना होगा। मैं इस पर और गहराई से पूछताछ करना चाहता हूँ। देखिए, बाहर, परिवार, समाज, वहाँ किसी हद तक एक पहचान ज़रूरी थी। हाँ, हमें काम करने, संवाद करने के लिए एक स्थिर पहचान चाहिए थी, हाँ, कार्य और व्यवहार के लिए। ताकि हमें पता रहे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं। हाँ, ठीक यही। और शायद वहीं से यह पहचान की प्रक्रिया भीतर भी आ गई और धीरे-धीरे मैं बन गई। और हो सकता है वही ऊर्जा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वह भी इसमें शामिल हो गई। हाँ, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, धीरे-धीरे। मेरे भीतर एक विचार उठ रहा है, मैं थोड़ी देर में उसे कहूँगा। जो आप कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से कुछ स्पष्ट तो करता है।
यह प्रक्रिया धीरे-धीरे मजबूत होती गई, एक आदत की तरह। लेकिन इस आदत से यह नहीं समझा जा सकता कि यह अहम इतना ताकतवर कैसे बन गया। हाँ, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ। ईगो या अहम का पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित तभी हो सकता है जब वह स्वयं को सारी ऊर्जा का सबसे उच्चतम ऊर्जा का केंद्र बना ले। क्या यही असली बात है कि मस्तिष्क इस असीम ऊर्जा को थाम नहीं सकता? मान लें कि मस्तिष्क इसे थामने या उसे नियंत्रित करने या किसी व्यवस्था में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन ऊर्जा को किसी ढांचे या व्यवस्था में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, मगर जब मस्तिष्क यह देखता है कि वह भीतर उठ रही किसी गहराई या शक्ति को थाम नहीं पा रहा, तो वह स्वाभाविक रूप से नियंत्रण की ओर झुकेगा, व्यवस्था लाने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं भी वही इशारा कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सर, क्या हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क, मेरा मस्तिष्क, आपका और सबका, केवल अभी-अभी जन्मा नहीं है, बल्कि वह अत्यंत प्राचीन है। हमें यह देखना होगा कि प्राचीन का यहाँ क्या अर्थ है, किस अर्थ में वह पुराना है। इस अर्थ में कि वह समय के साथ विकसित हुआ है। हाँ, पशु से मानव की ओर विकास की प्रक्रिया में। पशु से शुरू होकर फिर उससे भी आगे। और चूंकि पशु भी विकसित हुआ है, तो यह कहा जा सकता है कि विकास की पूरी परंपरा मस्तिष्क में समाई हुई है। सर, लेकिन मैं विकास की इस धारणा पर सवाल उठाना चाहता हूँ। तकनीकी रूप से, जैसे बैलगाड़ी से जेट तक, उस विकास को तो मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन इस पर सवाल उठाने से पहले हमें यह देखना होगा कि जैविक विकास की कई स्पष्ट कड़ियां हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अनेक चरणों से गुजर कर यहाँ पहुंचा है। क्या इस पर सवाल उठाना उचित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वह तो स्पष्ट ही है। शारीरिक विकास तो स्पष्ट रूप से हुआ है, यह निर्विवाद है। हाँ, शरीर के स्तर पर तो बिल्कुल स्पष्ट है। और साथ ही मस्तिष्क भी बड़ा हुआ है, अधिक जटिल हुआ है। अब मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कोई विकास हुआ है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। यही मैं आना चाहता हूँ सर। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से समय को ही समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे कहिए। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मेरे लिए समय एक बाधा है, एक शत्रु। समझ रहा हूँ, यह बात बहुत गहराई से कह रही हैं आप। आप सच में समझती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो इसका कुछ अर्थ है, और क्या यह सबका मूल कारण है? हम कारण शब्द से क्या मतलब ले रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कारण से मेरा अभिप्राय है कि यह मनुष्य के दुख का मूल कारण हो सकता है। हाँ, समय का जो यह मनोवैज्ञानिक उपयोग है, निश्चित ही मनुष्य ने समय को व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना सीखा, लेकिन फिर उसने उसी का भीतर दुरुपयोग किया। यह बात बहुत स्पष्ट है, मैं इसे देख सकता हूँ। तो क्या यही मूल कारण है? देखिए, अगर मुझे कोई भाषा सीखनी है, तो जाहिर है मुझे समय चाहिए। हाँ, लेकिन समस्या तब हुई जब उसी समय को हमने अपने भीतर लागू कर दिया, विकास, सुधार, पूर्णता की दिशा में। हाँ, मैं भी उसी भीतरी पहलू की बात कर रहा हूँ। हाँ, भीतर के सार की दिशा में, है ना? क्या यह पूरा संघर्ष इसी बात से पैदा नहीं होता, समय को एक साधन की तरह उपयोग करना, खुद को बेहतर बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए? आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, स्पष्ट रूप से। और यदि हम यह प्रक्रिया ना अपनाएं, तो पूरी आंतरिक संरचना बिखर सकती है। बिखर सकती है, यही बात तो है। मगर क्या इसके अलावा कोई और कारण भी हो सकता है? मैं नहीं जानता। रुकिए जरा, मैं इस पर और गहराई से देखना चाहता हूँ, और यह केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। मेरे लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कल नाम की कोई चीज नहीं है। समझ गया। तो समय एक गति है, या तो बाहर की ओर या भीतर की ओर।
आपका आशय है मनोवैज्ञानिक समय। हाँ, मनोवैज्ञानिक और बाहरी दोनों ही। और दोनों के बीच एक संबंध भी है। बिल्कुल। अब अगर मनोवैज्ञानिक समझ ना हो तो संघर्ष नहीं होगा, मैं नहीं होगा, अहम नहीं होगा, जो कि संघर्ष की जड़ है। आप देख रहे हैं ना? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने बाहर तो विकास किया ही है, जैसे यह माइक्रोफोन वगैरह। हाँ, और साथ ही शरीर की भीतरी संरचना भी विकसित हुई है। हाँ, संरचना में भी, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमने उसी बाहरी गति को अपनाया है। तो आप कह रहे हैं कि हमने अपने पूरे जीवन को बाहरी गति के अनुरूप ढाल दिया है। हाँ, हमारा ध्यान पूरी तरह बाहर केंद्रित हो गया है। मैं कहूँगा हमने अपनी ऊर्जा और क्षमताएं बाहरी विस्तार की दिशा में लगाई हैं। हाँ, हमने बाहरी प्रगति की है, तकनीकी और भौतिक रूप से। और भीतर की गति भी उसी दिशा में चली, जैसे बाहर की ही ओर। यानी जो गति हमने बाहर चुनी, वही हमने अंदर भी दोहराई। बिल्कुल, मैं नहीं जानता कि मैं इसे स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं समझता हूँ। आप यह कह रहे हैं कि जो ढांचा हमने बाहर अपनाया, वही हमने भीतर भी उपयोग किया, जैसे एक ही सांचे में सब कुछ ढाल दिया हो। हाँ, अब जरा देखिए, अगर भीतर समय की कोई गति ना हो, कोई आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही ना हो, तो फिर क्या होता है? आप समझ रहे हैं ना, मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? हाँ, अगर हम कहें कि समय की पूरी गति रुक जाए, हालांकि रुकना शब्द भी समय से जुड़ा है, हाँ, ऐसा कहिए, समय समाप्त हो जाए। या जो भी उस स्थिति का उपयुक्त शब्द हो, तो उस स्थिति में ऊर्जा क्या होगा? देखिए देखिए, मेरी बात यह है, बाहर जो गति है, वही भीतर भी है। हाँ, जो हम बाहर करते हैं वही हमें भीतर भी करना होता है, यह तर्कसंगत लगता है। और वह गति वही है, एक ही प्रवाह। हाँ, यह जैसे एक चक्र है जो लगातार घूमता रहता है। हाँ, और यह सब समय की गति पर आधारित है। बिल्कुल। अगर यह गति पूरी तरह रुक जाए, तो क्या घटित होता है? मुझे नहीं पता कि मैं इसे स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। क्या हम बकवास कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम बकवास कर रहे हैं, सर। सर, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमने कभी किसी और गति को छुआ ही नहीं, सिवाय इस बाहरी गति के? हाँ, सामान्यतः ऐसा ही लगता है। हमने अपनी अधिकांश ऊर्जा इसी बाहरी प्रवाह में खपा दी है। बिल्कुल, और मनोवैज्ञानिक गति भी उसी बाहरी ढांचे का ही प्रतिबिंब है। हाँ, वह भी उसी दिशा में चल रही एक परछाई है। हम सोचते हैं कि वह गति भीतर की है, लेकिन असल में वह बाहर की ही होती है। सही? हाँ, अब अगर वह गति रुक जाए, जैसा कि उसे रुकना ही चाहिए, तो क्या फिर कोई भीतर की गति होती है? ऐसी गति जो समय की सीमाओं में ना आती हो? आप पूछ रहे हैं क्या कोई दूसरी तरह की गति हो सकती है, हाँ, एक अलग तरह की गति। जो चलती तो है लेकिन समय के रूप में नहीं? हाँ, जो समय की प्रक्रिया नहीं है। अब हमें इसे और गहराई से देखना होगा। आप आगे बढ़िए। बात यह है कि सर, बात यह है कि गद्दी शब्द में ही समय निहित है। हाँ, क्योंकि उसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। लेकिन अगर हम समय को नकारते हैं, तब हम किसी स्थिर चीज की ओर भी नहीं लौट सकते, क्योंकि वह भी समय ही है, एक बंधन, एक रुकाव। हाँ, देखिए, मस्तिष्क को सदियों से एक विशेष दिशा में
कह लीजिए उत्तर की ओर चलने के लिए ढाला गया है, आदत बन गई है। और एक क्षण आता है जब वह देखता है कि वह दिशा अंतहीन संघर्ष का कारण है। और जैसे ही वह देखता है, वह घूमता है और यह घूमना मस्तिष्क की पूरी प्रकृति को बदल देता है। हाँ, जरूर कोई बदलाव तो होता है। मस्तिष्क की गुणवत्ता ही बदल जाती है। मैं समझ रहा हूँ। तब वह किसी और प्रकार की गति के प्रति सजग हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल भिन्न गति। लेकिन फिर से वही बात, क्या हम इसे प्रवाह कहें तो बेहतर होगा? शायद। देखिए, अगर मैं उत्तर की दिशा में नहीं जा रहा और जीवन भर मैंने वहीं जाना सीखा था और अब वह रुक जाती है और मैं किसी दूसरी दिशा जैसे पूर्व, दक्षिण या पश्चिम की ओर भी नहीं जा रहा, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो बात यह है कि जब गति किसी दिशा में होती है, तब ही संघर्ष उत्पन्न होता है। हाँ, क्योंकि दिशा अपने में ही संघर्ष को जन्म देती है। लेकिन बाहरी दुनिया में तो हमें किसी न किसी दिशा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, वह तो स्पष्ट है। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से कहते हैं कि अब कोई दिशा नहीं है, तो फिर क्या हो रहा होता है? क्या वह हर दिशा में चल रही होती है? देखिए, मैं इसे कहने में थोड़ा झिझक रहा हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि जब कोई वास्तव में उस स्थिति में होता है, तब वही समस्त ऊर्जा का स्रोत होता है? हाँ, अगर आप और भीतर जाते हैं और भी गहराई तक। हाँ, तब वह एक सच्ची भीतरी गहराई होती है, न कि कोई बाहरी गति जो भीतर मुड़ गई हो, बल्कि ऐसी स्थिति जब ना कोई बाहरी गति होती है, ना ही अंदर की। हाँ, जब दोनों बाहरी और भीतरी नकार दिए जाते हैं, तभी वह गति रुकती है। और क्या वही ऊर्जा का मूल स्रोत हो सकता है? शायद हम ऐसा कह सकते हैं। क्या मैं कुछ समय अपने बारे में बोल सकता हूँ? जरूर, बिल्कुल। यह अटपटा लग सकता है, मूर्खतापूर्ण भी। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी तक तो सारी बात स्पष्ट रही है। देखिए, सबसे पहले जो चेतन ध्यान है, वह ध्यान नहीं है। आप चेतन ध्यान से क्या अभिप्राय ले रहे हैं? मेरा मतलब है, वह ध्यान जो जानबूझकर किया जाता है, अभ्यास और उद्देश्य के साथ, जो एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। अब सवाल यह है, क्या ऐसा ध्यान संभव है जो बिल्कुल भी पूर्व निर्धारित ना हो, जिसमें मैं कुछ बनने की कोशिश ना कर रहा हो, ना ही अपने को किसी रूप में नकारने की चेष्टा कर रहा हो? हाँ, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हम थोड़े में कह सकते हैं कि ध्यान क्या होना चाहिए? क्या यह मन की स्वयं को देखने की प्रक्रिया है? नहीं, नहीं, वह सब पीछे छूट चुका। ठीक है। क्षमा कीजिए। मेरा मतलब है, आपने ध्यान शब्द का प्रयोग किया। हाँ, मेरा आशय उस ध्यान से है जिसमें जरा भी प्रयास नहीं होता, कोई बनना नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता। तब मन बस वही होता है, अपने साथ, शांत, है ना? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। वह कुछ खोज नहीं रहा होता। मैं जानता हूँ, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन शायद मैं थोड़ा सनकी लग सकता हूँ। देखिए, मैं सामान्य अर्थों में ध्यान नहीं करता। मेरे साथ जो होता है, और यह मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा, वह यह है कि ध्यान की स्थिति में ही जागना होता है। ठीक है, उस स्थिति में। हाँ, और एक सुबह ऋषि घाटी में मैं जागा। कुछ दिनों से ध्यान की अवस्था बनी हुई थी और उस रात ठीक 12:30 बजे मैं जागा। मैंने घड़ी देखी और मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा चढ़ाकर या बचकाना लग सकता है,
लेकिन उस क्षण ऐसा लगा मानो समस्त ऊर्जा के स्रोत को छू लिया गया हो और इसका प्रभाव न केवल मस्तिष्क पर बल्कि शरीर पर भी असाधारण रूप से हुआ। क्षमा करें, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, रुकिए ज़रा, मैं बोलूँगा क्योंकि मैं अब पूरी तरह से उसी में हूँ। और सच कहूँ तो यह कहना भी कठिन है, किसी भी तरह की मैं, दुनिया या वह जैसी अनुभूति, वो सब बिल्कुल समाप्त था। कोई विभाजन नहीं था। बस समस्त ऊर्जा के स्रोत की यह विस्मयकारी अनुभूति थी। मैं नहीं जानता कि मैं इसे ठीक से कह पा रहा हूँ या नहीं। तो मस्तिष्क उस ऊर्जा के स्रोत से सीधे संपर्क में था। हाँ, अब जमीन पर लौटते हुए, क्योंकि मैं 60 साल से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यह नहीं कि किसी की मदद करूँ, लेकिन चाहता हूँ कि कोई और भी इसे छुए। नहीं, छुए शब्द भी नहीं, आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? क्योंकि मैं गहराई से मानता हूँ कि हमारी सारी समस्याओं का हल, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो या कोई भी, सबका समाधान उसी में है। क्योंकि वह ऊर्जा समय की शुरुआत से ही शुद्ध रही है। हाँ, यह बात ठीक है। अब सोचिए, मेरा मतलब है मैं नहीं, आप समझ रहे हैं ना? आप उस बिंदु पर पहुंचे हैं और आपका मस्तिष्क उसी में स्पंदित हो रहा है। तो फिर आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जरा मेरी मदद कीजिए, शब्दों से नहीं बल्कि असल में आप मुझे उस स्थिति तक कैसे ले जाएंगे जहां मस्तिष्क समय से परे कार्य करे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, मस्तिष्क व्यक्तिगत नहीं, समग्र रूप से मस्तिष्क एक विकास की प्रक्रिया से गुजरा है और विकास का अर्थ है समय। इसलिए वह केवल समय के दायरे में ही सोच सकता है, वहीं जी सकता है। लेकिन जब ऐसा मस्तिष्क समय को पूरी तरह नकार देता है, तो वह एक असाधारण क्रिया बन जाती है और तब कोई भी समस्या हो जो सामने आती है, वह उसी क्षण स्पष्ट हो जाती है। उसमें कोई समय नहीं लगता, उसमें समस्या टिकती ही नहीं। तो क्या यह स्थिति बनी रहती है या केवल किसी विशेष क्षण तक सीमित रहती है? यह बनी रहती है, निश्चित रूप से। अगर ना रहे तो इसका कोई महत्व ही नहीं होगा। यह कोई अस्थायी स्थिति नहीं है, ना रुक-रुक कर होती है, ना ही क्षणिक। अब आप कैसे यह रास्ता दिखाएँगे? आप कैसे मुझे यह दिखाएँगे कि देखो, हम पूरी तरह से गलत दिशा में चल रहे हैं? केवल एक ऐसी गति है जो बिल्कुल अचल है और यदि वह घटित हो जाए तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। यह सुनने में शायद अटपटा लगे, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह जानना पहले से कठिन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी वह गति, वह दिशा निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसमें गहरा मूल्य है। हाँ, चलिए वहीं लौटते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। क्या मानवता ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर, ना कि शारीरिक, कोई बुनियादी भूल की है? हाँ, हमने कई दृष्टिकोणों से उस पर विचार किया था। अब सवाल यह है, क्या यह मोड़ पूरी तरह पलटा जा सकता है? क्या इसे यहीं रोका जा सकता है? सोचिए, अगर मस्तिष्क इस विचार का अभ्यस्त हो गया है कि मुझे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है और अधिक जानना है, तो क्या ऐसा मस्तिष्क अचानक देख सकता है कि समय की कोई वास्तविकता नहीं है? क्या आप समझते हैं मेरा इशारा? हाँ, कुछ दिन पहले मैं टेलीविज़न पर डार्विन की यात्रा, उसकी खोजों और विकास की पूरी प्रक्रिया देख रहा था।
हाँ, डार्विन। मुझे लगा सर, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है, बिल्कुल असत्य। लेकिन उसने यह दिखाया है कि जैविक प्रजातियां समय के साथ बदली हैं, तो फिर वह असत्य कैसे है? वह शारीरिक दृष्टि से स्पष्ट और प्रमाणित है, जाहिर है। हाँ, उस अर्थ में सही है, लेकिन यह कहना कि मन समय में विकसित हुआ है, वही असत्य होगा, है ना? बिल्कुल। शारीरिक रूप से यह लगता है कि विकास हुआ है और इससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, यदि मस्तिष्क इतना विकसित ना हुआ होता, तो हम यह संवाद नहीं कर सकते थे। हाँ, यह सब मैं समझता हूँ। लेकिन क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि मन मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क केवल उसका एक उपकरण है? हाँ, मन जो समय से परे है। मन समय नहीं है? हाँ, अब सोचिए, इसका अर्थ कितना गहरा है। हम किसी अत्यंत मौलिक चीज के निकट आ रहे हैं। यह मन मस्तिष्क के साथ विकसित नहीं होता? नहीं, यह विचार अजीब लगता है ना? हाँ, खासकर उनके लिए जो इसे पहली बार सुनते हैं, लेकिन अतीत में कई लोग इस धारणा को सहजता से स्वीकार करते थे। मैं जानता हूँ। अब देखिए, मन जो समय से परे है और मस्तिष्क जो समय में है, क्या यही दोनों के बीच संघर्ष की जड़ है? यह एक महत्वपूर्ण और गहरा बिंदु हो सकता है। हम्म, क्या आप इसका मर्म देख पा रहे हैं? जैसे हिंदू कहते हैं आत्मा, परम तत्व, शायद वही जिसे वे मन कहते हैं। हो सकता है मैं अनुवाद में चूक रहा हूँ और मस्तिष्क वह समय में है। मैं तो केवल इसे इस तरह रख रहा हूँ। हो सकता है वे इसे दूसरे रूप में देखते हों। पर क्या यही संघर्ष की असली जड़ है? हमें देखना होगा कि यह संघर्ष कैसे पैदा होता है। साथ ही यह कहना भी पर्याप्त नहीं है कि मस्तिष्क समय का है, बल्कि यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क ऐसे विकसित हुआ है कि समय उसकी संरचना में समाया हुआ है। हाँ, मेरा तात्पर्य यही था। लेकिन यह विकास आवश्यक नहीं था। फिर भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, और अब समय मस्तिष्क की बनावट का हिस्सा बन चुका है बिल्कुल। और यह विकास के लिए आवश्यक था। अब जब मन बिना समय के कार्य करता है, तो मस्तिष्क जिसकी संरचना में समय है, उसे ठीक से उत्तर नहीं दे सकता। हाँ, और यही बात बहुत गहरी है। इसका अर्थ है कि ईश्वर मनुष्य में है, लेकिन केवल तभी वह सक्रिय हो सकता है जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो, जब वह समय में ना हो। मेरा तात्पर्य यह नहीं था, लेकिन हाँ, आपकी बात का अर्थ यही निकलता है। मैं तो केवल यह कह रहा था कि मस्तिष्क जो समय में ढला है, मन के प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। यही अंतर्निहित टकराव है। तो क्या मस्तिष्क स्वयं यह देख सकता है कि जब तक वह समय में जकड़ा रहेगा, संघर्ष चलता ही रहेगा, अनवरत और कभी ना खत्म होने वाला? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अब क्या यह कहना उचित होगा कि मस्तिष्क स्वयं देख सकता है? हाँ, क्या मस्तिष्क में यह जानने की क्षमता है कि वह जो कर रहा है, वह प्रक्रिया जो समय में बंधी है, उसमें संघर्ष का कभी अंत नहीं हो सकता? हाँ, और क्या आप कहेंगे कि मस्तिष्क पूरी तरह समय में फंसा नहीं है? शायद वह कुछ और देख सकता है? क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि मस्तिष्क का कोई ऐसा भाग हो सकता है जो समय से मुक्त हो? या कम से कम वह पूरी तरह समय में डूबा ना हो? क्या हम यह कह सकते हैं? मुझे यकीन नहीं। देखिए देखिए, हम फिर उसी सवाल पर लौट आए हैं। बस शब्द बदले हैं।
कि मस्तिष्क में कोई ऐसा भाग है जो समय से बंधा नहीं है। हाँ, पर शायद भाग कहना थोड़ा गलत होगा। कह सकते हैं कि मस्तिष्क के कार्य समय के अधीन होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बदले नहीं जा सकते। सामान्यतः समय का प्रभाव मस्तिष्क पर भारी होता है। ठीक है, तो क्या मस्तिष्क जो सामान्यतः समय द्वारा संचालित होता है, किसी क्षण उस प्रभाव से बाहर आ सकता है? हाँ, वह संभव है। उस क्षण जब वह समय को ना अपनाए, मुझे लगता है मैं यह बात पकड़ पा रहा हूँ। मस्तिष्क तभी समय में फंसता है जब वह समय को अपनाता है। जब विचार समय लेता है, तब वह नियंत्रित होता है, लेकिन जो तत्काल होता है, वह नियंत्रण से परे होता है। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यह है, मस्तिष्क जो समय की आदत में जीता आया है, क्या वह सच में देख सकता है कि इस रास्ते में संघर्ष का अंत नहीं है? और क्या वह इसे केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से जान सकता है, जैसे कोई भीतर से जानता है? क्या वह इसे किसी दबाव में जान पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वह इसे जबरदस्ती, इनाम, सजा या किसी बाहरी प्रेरणा से जान सकता है? नहीं। तब तो वह इसका विरोध करेगा या बचने की कोशिश करेगा, जैसे वह हमेशा करता आया है। तो फिर वह तत्व क्या है जो मस्तिष्क को यह सचमुच देखने में सक्षम बनाएगा कि वह जिस दिशा में चल रहा है, वह भ्रांत है, भ्रमपूर्ण है? अभी के लिए हम भ्रमपूर्ण शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या मस्तिष्क को अचानक यह गहराई से एहसास हो सकता है कि यह जो पूरा ढांचा है, वह एक छलावा है? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। क्या उसे ऐसा एहसास हो सकता है? क्या उसे ऐसा एहसास कराएगा ड्रग्स? नहीं, वह तो बिल्कुल भी नहीं, वह रास्ता नहीं है। कोई रासायनिक पदार्थ? वो तो सब बाहरी दबाव हैं। हाँ, और इस एहसास का स्रोत बाहर नहीं हो सकता। तो फिर क्या है जो मस्तिष्क को यह एहसास कराता है? जब आप एहसास कहते हैं, तो आपका तात्पर्य क्या है? एहसास यानी यह गहरी समझ कि जिस राह पर मस्तिष्क चल रहा है, वह अंततः संघर्ष का ही मार्ग है, एक अंतहीन संघर्ष। तो सवाल उठता है कि क्या मस्तिष्क इस एहसास का विरोध करता है? बिल्कुल करता है, और ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि वह उसी आदत में उलझा हुआ है, सदियों से यही करता आया है। तो अब प्रश्न है, मस्तिष्क को यह एहसास कैसे कराया जाए? आप समझ रहे हैं ना सर? अगर यह हो जाए तो वह समाप्त हो जाता है। अब देखिए, लोगों ने इसको पाने के लिए सब कुछ कर डाला है। उपवास, तपस्या, संयम, यौन सुख का त्याग, सच्चा ब्रह्मचर्य, पवित्रता, ध्यान, अकेले रहने की कोशिश, आंतरिक स्पष्टता की तलाश। इंसान ने हर वो तरीका आजमाया है जो सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई सफल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये सभी बाहरी उपाय हैं और इसलिए ये बनने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। हाँ, लेकिन व्यक्ति यह नहीं देखता कि ये सब बाहरी है। हाँ, क्योंकि ये सभी प्रयास एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश है और यही बनना है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका सीधा अर्थ है कि इन सब को पूरी तरह से नकार देना होगा। और इससे आगे जाने के लिए व्यक्ति को समय की पूरी धारणा को, चाहे वह भविष्य हो या अतीत, अस्वीकार करना होगा। हाँ, यही बात है सर, बिल्कुल यही बात। और यही पूर्ण समय है
वह जो कभी समाप्त नहीं होता। समय ही असली शत्रु है, उसका सामना करो और उसे पार करो। और इसके लिए हमें उस सोच को भी छोड़ना होगा जिसमें समय हमसे अलग कुछ है, क्योंकि सच में हम स्वयं ही समय हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका अर्थ है, फिर से शब्दों का सहारा लेकर कहना होगा, हर उस साधन से पीछे हटना जिसे मानव ने समय रहितता प्राप्त करने के लिए गढ़ा है। हाँ, क्योंकि कोई भी बाहरी विधि समय को समाप्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल। क्योंकि हर विधि समय को ही पुष्ट करती है। बिल्कुल सही। यह बात इतनी सीधी है और फिर भी लोग इसे नहीं देख पाते। क्योंकि जैसे ही आप कोई विधि अपनाते हैं, आप समय की संरचना को स्वीकार कर लेते हैं। आप समय की नींव से ही शुरू करते हैं। हाँ, ठीक यही बात। अब सवाल यह है, आप यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाएंगे जो खुद समय में उलझा हुआ है, जो इसका विरोध करेगा, बहस करेगा और कहेगा कि कोई और रास्ता नहीं है? लगता है कि जब तक कोई स्वयं इस पर विचार नहीं करता और भीतर गहराई से नहीं उतरता, तब तक आप यह बात शब्दों से नहीं समझ सकते। आप किसी राह चलते व्यक्ति को नहीं समझा पाएंगे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर यह बात शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, तो एक व्यक्ति क्या करे? शायद शब्द और वह जो शब्दों से परे है, दोनों ही मिलकर किसी गहरी संप्रेषण की संभावना खोलते हैं। क्या आप कहेंगे सर कि जैसे ही कोई समस्या उठती है, उसे उसी क्षण समझा और हल किया जाना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसमें गहराई से उतरें, क्योंकि अगर आप इसे सतही तौर पर तुरंत हल करने की कोशिश करें, तो शायद आप कुछ बेहद मूर्खतापूर्ण कर बैठें। हाँ, क्योंकि तब आपको लग सकता है कि आपने इसे हल कर लिया है, जबकि असल में नहीं किया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, यह भ्रम हो सकता है कि आपने हल कर लिया है और आप कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जो समस्या को और बढ़ा दे। क्योंकि तत्कालता का एहसास भी समय या सोच के ज़रिए आ सकता है, और सोच तो अभी का भ्रम पैदा कर देती है। ठीक यही बात, समय को आने ही ना देना। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई समस्या है, कोई भी, खासकर एक मनोवैज्ञानिक समस्या, तो क्या मन उसे पूरा देख सकता है और तुरंत हल कर सकता है? लेकिन बिना किसी आत्मछल के, बिना प्रतिरोध के, आप समझ रहे हैं ना? बिना भागे, बिना उसे टालते हुए, बस उसका पूरा सामना करना और वहीं पर समाप्त कर देना। हाँ, अगर वह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो यही एकमात्र रास्ता है। मैं उन्हीं समस्याओं की बात कर रहा हूँ, जो भीतर की हैं। क्योंकि अगर हम उसे सोचने और विश्लेषण के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, तो हम उसी स्रोत में फँस जाते हैं, जहाँ से समस्या पैदा हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सवाल यह है, क्या ऐसा देखना और समझना समय को समाप्त कर देता है? यानी मनोवैज्ञानिक समय को? अगर हम इसे एक तत्काल क्रिया के रूप में देखें, उस पर लागू करें जिसे आप समस्या कहते हैं, जो कि स्वयं है, तो हाँ। देखिए सर, अगर कोई लालची है या ईर्ष्यालु है, क्या वह लालच, ईर्ष्या जैसी बातें उसी क्षण समाप्त हो सकती हैं? क्योंकि मैं जो बात सामने रखना चाहता हूँ वह यह है, क्या इसी से हमें यह संकेत नहीं मिलता कि समय की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर कोई क्रिया तत्काल नहीं है, तो उसमें समय पहले ही प्रवेश कर चुका है। हाँ, सही कहा। तो मनोवैज्ञानिक समय का अंत भी एक ही क्षण में होता है, सही? एकदम तत्काल। और क्या यह संभव नहीं है कि यहीं से मानवता ने एक गलत दिशा पकड़ी होगी?
हाँ, जब उसने आंतरिक बदलाव के लिए समय और सोच को माध्यम बनाया। हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ पूरी तरह मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कृपया उसी में बने रहिए। हाँ, जब किसी को लगता है कि भीतर कुछ ठीक नहीं है, तो वह तुरंत समय और बनने की प्रक्रिया ले आता है और वहीं से अंतहीन समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो क्या यह इसे एक रूपक की तरह लें, एक दरवाज़ा खोल सकता है इस बोध की ओर कि भीतर समय की कोई जगह नहीं है? और अगर यह समझ आ जाए, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि विचार की कोई भूमिका नहीं है, सिवाय व्यावहारिक जीवन के। अगर हम यह मान लें कि विचार समय की प्रक्रिया है, हाँ, है ही। लेकिन हर कोई इसे इस तरह नहीं देखता। लेकिन क्या आप नहीं कहेंगे कि विचार समय की प्रक्रिया है? क्योंकि विचार, अनुभव, स्मृति, ज्ञान और प्रतिक्रिया पर आधारित है और यह सब समय में ही घटता है। हाँ, हालांकि हम कभी-कभी बुद्धि के रूप में एक अलग प्रकार के विचार की बात करते हैं, लेकिन सामान्य विचार जैसा हम रोज करते हैं, वह निश्चित ही समय में है। तो हम कह सकते हैं कि जैसा विचार आज मानव करता है, वह समय का ही हिस्सा है। हाँ, वह विचार समय की धारणा पर टिका होता है, यानी समय पहले आता है। हाँ, और मेरे लिए वह विचार समय की धारणा नहीं, बल्कि स्वयं समय ही है। समझ गया। विचार ही समय को निर्मित करता है, यही कहना है। हाँ, और अगर समय नहीं है, तो विचार भी नहीं होगा। उस प्रकार का विचार नहीं होगा। नहीं, मैं कहूँगा कि कोई भी विचार नहीं होगा, लेकिन मैं इस पर धीरे-धीरे आना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि हमें सावधान रहना होगा कि हम किसी दूसरी बात का अनजाने में खंडन ना कर दें। बिल्कुल, मैं इसे देख रहा हूँ। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि एक विचार ऐसा है जो समय द्वारा संचालित नहीं होता और उसी में हम जीते आए हैं? हाँ, और अब वह विचार समाप्त हो गया है। हाँ, और हो सकता है कि एक दूसरी तरह का विचार भी हो जो समय से संचालित ना हो, क्योंकि आपने कहा था कि आप विचार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य के लिए। हाँ सर, बिल्कुल। तो हमें स्पष्ट करना होगा कि विचार हमेशा समय से नियंत्रित नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मुझे अपने घर जाना है, तो उसके लिए मुझे विचार की ज़रूरत होगी, समय लगेगा। लेकिन मैं उस विचार की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब साफ हो जाता है कि आप उस विचार की बात कर रहे हैं जो मन की अपनी आंतरिक अवस्था से जुड़ा है हाँ, और वह विचार स्पष्ट रूप से समय है। हाँ, अब ज़रा इसे इस तरह देखें, क्या आप कहेंगे कि ज्ञान समय है? हाँ, ज्ञान, नॉलेज। सारा ज्ञान समय का ही उत्पाद है। हाँ, खासकर जब वह अतीत से आता है और भविष्य में कुछ प्रक्षिप्त करता है। हाँ, अतीत और भविष्य दोनों से ज्ञान समय से आता है। समय के भीतर उसकी गति होती है, चाहे वह विज्ञान हो, गणित हो या दर्शन। जब मैं किसी दर्शन की किताब पढ़ता हूँ, किसी विचारधारा को जानता हूँ, वह सब समय के भीतर संचालित हो रहा है। हाँ, और मेरा ख्याल है कि यह बात यहीं आकर टिकती है कि जैसे कि कुर्सी बनाना सीखना। हाँ, और केवल इतना ही नहीं बल्कि शायद यही वह मोड़ है जहाँ मनुष्य ने गलत रास्ता पकड़ा। जब उसने इस प्रकार के ज्ञान में फंसना शुरू कर दिया, खासकर उस ज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक था और जो समय से पूरी तरह संचालित है। हाँ, इसलिए वह समय में जीता है, एक आंतरिक समय में। क्योंकि उसने मन को समझने के लिए मन का ही एक ज्ञान बनाने की कोशिश की है। हाँ, यही बात है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मन पर कोई वास्तविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्या आप यही कह रहे हैं?
आप जैसे ही ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, आप समय को आमंत्रित करते हैं। हाँ, और फिर आप कह रहे हैं कि मन समय का नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जब आप उस मनोवैज्ञानिक समय को, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, तो कोई अनुभव के रूप में ज्ञान शेष नहीं रह जाता। हमें पहले समझना होगा कि अनुभव शब्द का अर्थ क्या है। अनुभव जो स्मृति बन जाती है, वही अनुभव। हाँ, आमतौर पर लोग कहते हैं मैं अनुभव से सीखता हूँ, कुछ चीज़ों से गुजरता हूँ और वही मेरा अनुभव है। हाँ, जो दरअसल बनने की प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए किसी काम में अनुभव से कौशल आता है, सूझबूझ आती है। हाँ, वो कुछ और ही बात है, बिल्कुल अलग, वो तो व्यवहारिक अनुभव है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुभव जिसका संबंध आत्म छवि या मैं से होता है, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है? हाँ, बिल्कुल यही कहना है। मनोवैज्ञानिक अनुभव हमेशा समय के दायरे में होता है। हाँ, और उसकी यही सीमा है। आप यह नहीं कह सकते कि जैसे मैं अपने पेशे में कुशल हो गया, वैसे ही मैं अपने मन को भी संचालित करने में कुशल हो सकता हूँ। हाँ, ठीक कहा आपने। यानी सोचने में आप कुशल हो सकते हैं, लेकिन उस कुशलता से भीतर के गहरे स्तरों पर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। हाँ, अब ज़रा सोचिए, अगर मस्तिष्क को यह बोध हो जाए, वास्तविक जीवंत बोध, कि ज्ञान ही समय है, और वह देख ले कि समय का मूल्य केवल एक निश्चित दिशा में है, व्यवहारिक दुनिया में, लेकिन दूसरी दिशा में आंतरिक रूप से वहाँ इसका कोई मूल्य नहीं है, तो भीतर ये विरोधाभास पैदा नहीं करेगा। हाँ, ठीक कहा आपने। समय एक दिशा में उपयोगी हो सकता है, लेकिन दूसरी दिशा में पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो फिर अगर मन के पास मनोवैज्ञानिक ज्ञान न हो, तो वह क्या होता है? आप कह रहे हैं मैं के ज्ञान के बिना। हाँ, ठीक वही, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना। तो इसका मतलब यह नहीं कि समय ही नहीं है, बल्कि यह है कि मस्तिष्क के पास स्वयं को संचालित करने के लिए आत्मज्ञान नहीं है। हाँ, और यही भ्रम है। मस्तिष्क सोचता है कि उसे अपने बारे में जानना होगा, खुद को व्यवस्थित करने के लिए। हाँ, तो सवाल यह है, क्या तब मस्तिष्क अव्यवस्थित हो जाता है? नहीं। नहीं, परंतु आमतौर पर लोग यही सोचेंगे कि अगर मनोवैज्ञानिक ज्ञान ना हो तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ, वही बात है। तो जो आप कह रहे हैं वो ये है कि मैं को नियंत्रित करने के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं का ज्ञान ही समय है। और वही मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि मैं के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वही मैं है, वही समय है। हाँ, अब अगर वह ना रहे, तो वहाँ क्या है? हाँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो अगर वहाँ ना समय है, ना ज्ञान मनोवैज्ञानिक रूप में और ना ही कोई मैं है, तो वहाँ बचता क्या है? जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, तो अधिकतर लोग कहेंगे यह तो बहुत भयानक है। उन्हें लगेगा जैसे वहाँ कुछ भी नहीं बचा। हाँ, पूर्ण शून्यता। और यह उन्हें निरर्थक, नीरस लग सकता है। जैसे कोई खाली दीवार हो। और इसलिए यह भयावह लगता है। लेकिन अगर कोई वहां तक पहुंच गया है, सचमुच उस स्थिति तक, तो फिर वहां क्या है? शायद यह सुनने में किसी मुहावरे जैसा लगे, पर ऐसा नहीं है। तो क्या आप कहेंगे, क्योंकि वहां कुछ नहीं है,
इसलिए वहाँ सब कुछ है। हाँ, मैं यह बात स्वीकार करता हूँ और जानता हूँ कि यह सत्य है, उसमें ही सब कुछ समाहित है। लेकिन यह कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ कोई वस्तु नहीं है। हाँ, कोई वस्तु नहीं है, यह सटीक है। और चूंकि वस्तुएं सीमित होती हैं और यहाँ कोई सीमा नहीं है, इसलिए यह वस्तु नहीं है। कम से कम इतना कहा जा सकता है कि यह सब कुछ संभावना में है। जरा रुकिए सर, अगर यह कुछ नहीं है और इसलिए सब कुछ है, तो वह सब कुछ ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा ही उसका मूल है। हाँ, हर चीज ऊर्जा है। अब सवाल है, इस ऊर्जा की उत्पत्ति क्या है? या शायद ऊर्जा की कोई शुरुआत ही नहीं है, केवल ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा बस है, वही जो है, वही सत्य है। मुझे थोड़ा अस्पष्ट लगा। मेरा मतलब है, इसे किसी स्रोत से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा ही स्वयं में पूर्ण है। लेकिन अगर हम कहें वहाँ कुछ नहीं है और इसलिए सब कुछ है और वह सब कुछ ऊर्जा है, हमें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि हिंदुओं ने भी यही बात कही है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। आप समझ रहे हैं ना सर? यह फिर एक विचार बन जाता है, एक सिद्धांत जिसे लोग पकड़ लेते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं। परंतु तथ्य यह है कि अगर वहाँ कुछ नहीं है और इसलिए सब कुछ है, तो वह सब कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी। अब सवाल फिर आता है, इस ऊर्जा की शुरुआत क्या थी? क्या यह सवाल अपने आप में अर्थपूर्ण है? शायद नहीं। कि वास्तव में कुछ शुरू हुआ था? लेकिन हम तो समय के संदर्भ में बात ही नहीं कर रहे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए, ईसाई कहेंगे ईश्वर ही ऊर्जा है और वही सब कुछ की शुरुआत है हाँ, और उसका पुत्र इस संसार की मुक्ति के लिए आया, वगैरह वगैरह। हाँ, ईसाई परंपरा में गॉड हेड की धारणा है, जो ईश्वर का ही स्रोत है। हिंदुओं के पास भी वैसी धारणाएं हैं और इस्लाम व यहूदी परंपरा में भी कहीं ना कहीं यही भाव छिपा है। तो क्या हम इन सभी से एक अलग दिशा में जा रहे हैं? हाँ, कुछ समानता है, लेकिन यह उनसे भिन्न है। हाँ, इसलिए हमें बहुत सावधानी से देखना होगा। हाँ, इसे बहुत स्पष्ट करना होगा क्योंकि ऐसी बातें युगों से चली आ रही हैं। मैं जानता हूँ। यह एक जानी पहचानी अवधारणा बन रही है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति शून्यता में जी रहा है? क्या वह शून्य में रह रहा है, एम्प्टीनेस में? हाँ, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं है और फिर यह भी कहते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? शायद यह कि जो कुछ भी है वह ऊर्जा के भीतर ही एक रूप है। तो फिर यह उससे अलग नहीं है, यह चीज। क्या? हाँ, हाँ, यह शरीर। लेकिन भीतर जो है, वह कहता है मैं इससे अलग हूँ। आपको यह और साफ करना होगा। भीतर जो मैं है, वह कहता है मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, मैं खुद को सीमित करता है और कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। अब जरा रुकिए,
यह धारणा क्यों आई? हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, शायद यह उस अलगाव की शुरुआत थी। लेकिन यह अलगाव शुरू ही क्यों हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बाहरी चीजों, घर, वस्तुओं से खुद को जोड़ता हूँ और वही संबंध भीतर की धारणा में भी चला जाता है? हाँ, और एक बार जब हमने किसी आंतरिक चीज की छवि बना ली, तो उसे सुरक्षित रखना जरूरी हो गया। हाँ, उसकी रक्षा करना, उसे बनाए रखना, सब कुछ वही केंद्रित हो गया। और इसी प्रक्रिया ने अलगाव को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल। अब वह आंतरिक चीज सबसे मूल्यवान बन गई है और उसे बचाने में ही सारी ऊर्जा लग जाती है। मैं समझता हूँ सर। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में जो मौजूद है, वह केवल यह जीवित शरीर है, ऊर्जा का ही एक रूप? कोई के नहीं है, कोई कृष्ण मूर्ति नहीं है। बस एक नाम है, पासपोर्ट पर एक पहचान है, एक चेहरा है और उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी कारण वही सब कुछ है, वही पूर्ण ऊर्जा है। आप समझ रहे हैं सर? हाँ, क्योंकि रूप का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है यहाँ सिर्फ रूप ही है, फॉर्म। सिर्फ रूप। हाँ, बस उतना ही। लेकिन साथ ही वह ऊर्जा का हिस्सा भी है। हाँ, बिल्कुल, वह बाहरी खोल ऊर्जा के भीतर ही है। हाँ। तो क्या आप देख रहे हैं हमने क्या कहा है सर? हाँ, मैं देख रहा हूँ। क्या यही यात्रा का अंतिम बिंदु है? देख पाना कठिन है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह अंत है। क्या ये ऐसा है कि मानव ने हजारों वर्षों की यात्रा सिर्फ इस बिंदु तक आने के लिए की कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ और इसलिए मैं सब कुछ हूँ, मैं पूर्ण ऊर्जा हूँ? शायद यह अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है। यही मैं कहना चाहता हूँ, अंत ही एक नई शुरुआत है, सही? अब मैं इसमें और गहराई से जानना चाहता हूँ। क्या समय हो गया है? अभी 5:20 हो रही है, 5:15। देखिए, यदि समय का अंत आ गया है, जैसा हमने कहा, तो क्या यह एक नई शुरुआत है? और वह शुरुआत क्या है? क्योंकि अभी के लिए तो ये सब कुछ बहुत रिक्त, खाली, निरर्थक सा प्रतीत होता है। आप कहना चाह रहे हैं, अब क्या? हाँ, अगर मैं कहूँ मैं पूर्ण ऊर्जा हूँ, केवल एक खोल शेष है और समय समाप्त हो गया है, तो यह सब बहुत। हाँ, मैं समझता हूँ, अगर आप यहीं ठहर जाएँ हाँ, बस तो वही। ऐसा लगता है जैसे हम ज़मीन को पूरी तरह साफ कर रहे हैं, हर भ्रम, हर मलबे से। हाँ, हाँ, अंत ही शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत क्या है? शुरुआत शब्द अपने आप में समय का संकेत दे सकता है। ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है हमने कहा था कि कोई ऐसी गति संभव है जिसमें समय शामिल ना हो। हाँ, लेकिन उसे व्यक्त करना कठिन है। यह कोई स्थिरता नहीं है, बल्कि यह ऐसी गति है जो समय के क्रम से बाहर है। इसलिए हम कह रहे हैं यह शुरुआत है, लेकिन वह समय के भीतर नहीं है। हाँ, अंत और शुरुआत वे समय में नहीं होते, वे उससे परे हो सकते हैं। वे किसी भी क्षण हो सकते हैं या समय से परे भी। हाँ, बिना समय के। हाँ, ठीक कहा, बिना समय के। तब क्या होता है? तब वास्तव में क्या घट रहा होता है? मेरे साथ नहीं, ना ही केवल मेरे मस्तिष्क में, बल्कि संपूर्णता में क्या हो रहा है? आप उस ऊर्जा के बारे में पूछ रहे हैं? सर,
हमने कहा था कि जब कोई समय को पूरी तरह नकार देता है, तो फिर केवल कुछ नहीं बचता है। और इस पूरी बातचीत के बाद हम समझते हैं कि कुछ नहीं ही सब कुछ है और सब कुछ ही ऊर्जा है। हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह अंत नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आगे क्या है? क्या हम इस चर्चा को कल फिर से जारी रख सकते हैं? ज़रूर। मुझे लगता है अभी हमें रुक जाना चाहिए। मैं इसे और गहराई में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम यहीं रुकें। ठीक है। क्या यह सृजन है? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। मैं लेखन, चित्रकला या किसी कलात्मक कृति की बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर हम यह देखें कि सृजन का वास्तव में अर्थ क्या है, शायद हम कल इस पर बात कर सकते हैं। हाँ, हम कल बात करेंगे। हम इस पर कल बात करेंगे। डॉक्टर डेविड बोम और कृष्णमूर्ति के बीच की बातचीत में कृष्णमूर्ति ने यह स्पष्ट किया कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह ऊर्जा का एक रूप है। शरीर, रूप और आकार सभी ऊर्जा के भीतर समाहित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हम जो मैं का अनुभव करते हैं वह केवल एक मानसिक धारणा है जो खुद को ऊर्जा से अलग मानती है। यह धारणा एक अलगाव की भावना उत्पन्न करती है जिससे हम अपनी पहचान, महत्व और अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए एक आंतरिक रक्षा प्रणाली विकसित करते हैं। इस बातचीत में कृष्णमूर्ति ने यह विचार रखा कि यदि हम समय और विचार की सीमाओं को नकारें तो हमारे पास केवल ऊर्जा और रूप रह जाता है और यह हमें जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। ऊर्जा और रूप की एकात्मता। कृष्णमूर्ति और डॉक्टर बोम के संवाद में यह महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह केवल ऊर्जा के रूप में मौजूद है। रूप और आकार केवल बाहरी अभिव्यक्तियां हैं और इनका अस्तित्व ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। यही समझ जीवन और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को समझने की कुंजी है। मैं की धारणा और आत्मबोध। कृष्णमूर्ति ने यह स्पष्ट किया कि मैं की धारणा केवल एक मानसिक निर्माण है। यह धारणा हमें अपने अस्तित्व को बचाने और परिभाषित करने के लिए एक अलगाव की भावना पैदा करती है। जब हम मैं और अन्य के बीच की दीवार को गिरा देते हैं, तो हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने के करीब पहुंचते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का मार्ग है। समय और शुरुआत का गहरा अर्थ। समय के अंत और शुरुआत के बारे में कृष्णमूर्ति की व्याख्या महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है और क्या समय का कोई वास्तविक अस्तित्व है। जब हम समय को नकारते हैं तो हम उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं जो बिना समय के अस्तित्व में है। एक अवस्था जो केवल ऊर्जा और रूप में उपस्थित है, बिना किसी मानसिक जटिलता के। जीवन और सृजन का वास्तविक रूप। अंत में कृष्णमूर्ति और डॉक्टर बोम ने सृजन के बारे में चर्चा की। उनका कहना था कि सृजन केवल बाहरी कला या लेखन में नहीं होता, बल्कि यह उस आंतरिक समझ और सचेतनता से जुड़ा हुआ है जो हमारे भीतर होती है। जब हम आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं तो हम जीवन के असली सृजन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।